नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे एनल फिशर के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि एनल फिशर है क्या। तो जो एनस या एनल कैनाल का जो लाइनिंग होता है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो लाइनिंग होता है, वो मेम्ब्रेन में अगर टियर आता है या कट हो जाता है या एब्रेशन होता है, इसी को हम बोलते हैं एनल फिशर बोलते हैं। अब ये जो है मेनली होता क्यों है, तो बहुत बार स्टूल जो है काफ़ी ड्राई हो जाता है और हार्ड हो जाता है। लैट्रिन काफ़ी सख्त जब हो जाएगा और उसका अगर डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो पास करते टाइम जो है एक तरह से बोले तो वहाँ पे एक कट लग जाता है जो एनल म्यूकोसा में, और इसी को हम एनल फिशर बोलते हैं। वो कट या बोले या टियर बोले या एब्रेशन टाइप का, ये एक तरह का जख्म हो जाता है, घाव हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं एनल फिशर। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो जिस जगह पे ये जो कट होता है या जो घाव होता है वो एरिया जो है काफ़ी नर्व सेंसिटिव है, नर्व बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, तो उसके चलते पेन जो है, पेन की अनुभूति बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा आपको और बहुत ज़्यादा दर्द होगा, और इतना ज़्यादा दर्द होगा कि आप जो है पॉटी करना चाहेंगे कि आप अवॉइड करें, कि पॉटी नहीं करें, क्योंकि अगर पॉटी करेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। दर्द जो होता है एनल फिशर में वो लैट्रिन करने के बाद भी रहता है, काफ़ी देर तक रहता है, क्योंकि जो वहाँ पे जो है इंटरनल स्फिंक्टर है वो स्पाज्मोडिक मोड में है, वो स्पाज्म हो गया है, इसीलिए ऐसा होता है। अब दर्द के साथ जब भी जो आप पॉटी करना चाहेंगे तो जो लैट्रिन जो पास होगा तो उसमें जो है वो रेड कलर का एकदम ब्लड जो है स्टेन्ड वो आपका लैट्रिन के साथ जो है लगा हुआ रहेगा, और लास्ट में जो है देखा जाता है कि 2-4 बूंद जो है आपके जो लैट्रिन में भी आपका ये गिरेगा। तो ये है फिशर में जनरली देखने को मिलता है। ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये एनल फिशर है या पाइल्स है। पाइल्स जिसको कि हम बोलते हैं बवासीर, या और बोलते हैं एक नाम की जो है हेमरवाइड्स। तो पाइल्स, हेमरवाइड्स या बवासीर ये तीनों एक है, लेकिन दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एनल फिशर। क्योंकि पाइल्स में जो होता है इसमें क्या होता है कि ये गुच्छा होता है, किसका, तो वेन्स का। मतलब जो है वेन्स जो होते हैं उसके जो है बंचेज ऑफ वेन्स जो है हमारे रेक्टम के पास और जो एनल कैनाल के पास होते हैं, और उसमें जब स्वेलिंग हो जाता है उस वेन्स में जो ब्लड कैरी करते हैं, तो उसमें जो स्वेलिंग होता है तो इसी को हम बोलते हैं कि जो है पाइल्स हो गया। और जो स्वेलिंग होने के बाद वो वेन्स बहुत बार रप्चर कर जाता है और वहां से ब्लड का जो है प्रवाह शुरू हो जाता है, ब्लड जो है काफी ज्यादा निकलेगा। तो एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि यूजुअली जो है पाइल्स शुरुआत में, पाइल्स बोले या जो बवासीर या जो हेमरवाइड्स, इसमें दर्द यूजुअली शुरुआत में नहीं होता है, पेनलेस होता है। और दूसरा कि इसमें जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलेगा, क्योंकि आप खुद देखिए कि एनल फिशर में तो हल्का सा मान लीजिए चमड़ी जो है छिल गया है तो उसके चलते ब्लड जो है थोड़ा बहुत निकल रहा है, और इसमें तो एक वेन्स जो है, जो वेन्स काफ़ी डायलेट हो गया है और रप्चर किया है, तो वेन्स में तो ब्लड रहता है, तो ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकलेगा। और इवन पेशेंट्स बार बार बोलेंगे कि जो है पिचकारी की तरह जो है लैट्रिन करने के बाद देख रहे हैं कि जो है, या लैट्रिन करने के समय भी कि पिचकारी की तरह जो है निकल रहा है मेरा ब्लड, तो ये बोलेंगे। तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये एक मान लीजिए कि एनल कैनाल है, ये जो है ऊपर से नीचे की ओर, और ये जो है मल द्वार है, मतलब एनस है। यहाँ पे एक रेड से मैंने बनाया है, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये रेड से जो बनाया है ये मान लीजिए कि फिशर है, मतलब यहाँ छिल गया है, या एक तरह से बोले तो टियर हो गया है, कट हो गया है। तो हमको इलाज इसी का करना है कि कैसे जो है इससे हमको निजात पाना है, इसी का हमको ट्रीटमेंट करना है। तो क्या करेंगे हम, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना होगा कि ये जो एनस है यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर क्या है कि मसल्स का होता है बना हुआ, ये एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल तो हमारे कंट्रोल में रहता है, जब हम चाहेंगे तो लैट्रिन जाएंगे, जब हम चाहेंगे तो रोक के रखते हैं, एक्सटर्नल होता है। एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, वो जो है इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में वो नहीं है। तो होता क्या है कि जब भी ऐसा कट होता है, एनल फिशर होता है, डेवलप करता है, यहाँ पे कट होता है, तो इस कंडीशंस में जो है इंटरनल स्फिंक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ऑटोमेटिकली जब कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तो एक तो आपको तकलीफ हो रहा था कॉन्स्टिपेशन के चलते, हार्ड स्टूल के चलते, दूसरा कि आपको फिशर हो गया है, आप तो अब जाना भी नहीं चाह रहे हैं पॉटी, और तीसरा कि ये रास्ता भी जो है काफ़ी हद तक क्लोज हो गया है। स्फिंक्टर जो है ऑटोमेटिकली जो है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू, शरीर का ये डिफेंस मैकेनिज्म है कि यहाँ से जो पास किया है स्टूल वो यहाँ पे डैमेज करके गया है, तो दोबारा हम और कोई चीज़ को हम पास नहीं करने दें। तो ये एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है। तो इंटरनल स्फिंक्टर ये जो है इसको कंट्रोल, एक तरह से बोले तो कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, और इसका रास्ता
काफ़ी हद तक बंद हो जाता है, जिसके चलते और कॉन्स्टिपेशन होगा और ये तकलीफ आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम जब भी इलाज करेंगे तो 2-3 चीज़ों को लेके, पहला कि इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, स्पाज़म जो हुआ है, इसको रिलैक्स करना है। दूसरा कि यहाँ जो अल्सर जो बना है, ये जो अल्सर जो बना है, इस अल्सर का जल्दी से जल्दी हीलिंग हो। तीसरा ये भी है कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो दर्द का हमको मेडिसिन जो है देना होगा। तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले कि हम कॉन्स्टिपेशन को नहीं होने दें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए है कि आपको ज़्यादा फाइबर वाला डाइट खाना होगा, जिसमें साग सब्जी फल जो है ज़्यादा लीजिए, खाने की मात्रा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है ना, खाना काफ़ी कम लेते हैं, तो कम लेंगे तो बल्क तो बनेगा ही नहीं स्टूल का, तो स्टूल का अगर बल्क नहीं बनेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तीसरा है फास्ट फूड ये सब मत खाइए। चौथा है कि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी मत लीजिए, क्योंकि बहुत चाय कॉफ़ी लेंगे तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि चाय कॉफ़ी डायूरेटिक्स की तरह काम करते हैं और पानी की मात्रा को शरीर से निकालते हैं, पानी निकालते हैं, तो पानी निकलेगा तो ओवरऑल जो है एक कॉन्स्टिपेशन की तरह होगा आपको। और पांचवा है कि आप नॉनवेज जो है, नॉनवेज काफ़ी कम खाएं, क्योंकि जो एनिमल प्रोटीन डाइट है उससे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर पानी का ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है पानी पिएँ, या एक फिक्स करके रखें 2-3 बोतल अपने लिए कि हम इसी से पिएंगे, और एक नाप के 3 लीटर 3.5 लीटर 4 लीटर ऐसे पिएं। जब भी स्टूल का आपको अर्ज आए तो आप उस समय जो है अपना बॉवेल एम्प्टी कर ले, आप लैट्रिन कर ले, क्योंकि जितना देर जो है आप इसको होल्ड करके रखेंगे, डिले करेंगे, धीरे धीरे जो है ये इसमें से पानी की मात्रा कम होने लगती है और ड्राई हो जाएगा और काफ़ी हार्ड होता चला जाएगा, और फिर जब भी आप जो है स्टूल करने जाएंगे तो चांसेस है कि एनल फिशर हो सकता है। आप ये सब चीज़ों के बाद जो है और हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसके अलावा भी देख रहे हैं कि हमारा जो स्टूल काफ़ी सख्त हो जा रहा है, तो स्टूल सॉफ्टनर आता है जो आपके जो लैट्रिन है, स्टूल है, इसको नरम बना के रखेगा। तो इसके लिए भी जो दवाइयाँ आती हैं हम लोग, जैसे कि डूफालैक और ये सब लैक्टुलोज करके जो देते हैं, लूज सिरप, ये सब जो है बहुत सारे सिरप हैं, या बल्क फॉर्मिंग जो है लैक्सेटिव्स है, जैसे कि सब गोल भी ले सकते हैं ताकि पेट क्लियर रहे, बाउल क्लियर। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को हम किसी तरह से जो है कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करके रखें। और एक चीज़ कि आप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो अतड़ियाँ हैं, हमारा जो इंटेस्टीन्स है, इंटेस्टीन्स का जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाता है, और मूवमेंट अगर बढ़ जाएगा तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होगी। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसमें हम बोलते हैं पेशेंट को गर्म पानी में सीड्स बाथ, मतलब एक सीड्स बाथ लिखते हैं आपके डॉक्टर, SITZ सीड्स बाथ। इसका मतलब है कि गर्म जो पानी है जितना टॉलरेट किया जा सके उसमें आपको बैठना है। लैट्रिन से पहले भी और लैट्रिन के बाद भी आप उस पर बैठिए। तो बैठने से क्या होगा कि पानी जो है, ऐसे आपको मालूम है कि गर्म चीज़ें के चलते जो है ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, और जब भी यहाँ का ब्लड सप्लाई बढ़ेगा तो इसका हीलिंग फास्ट होगा। ये जो रेड एरिया है फिशर, यहाँ पे अगर हम ब्लड सप्लाई बढ़ा देंगे तो इसका जो जख्म है जल्दी भरेगा। और क्या होगा गर्म पानी में बैठने से, ये बहुत अच्छा है। मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को मैं यही बोलता हूँ कि ये आप करते रहें। तो ये एक और फायदा है कि जो स्पाजम हुआ है, जो इंटरनल स्फिंक्टर जो है, इसका स्पाजम जो हुआ है उसको भी ये रिलैक्स कर देता है। तो ये भी कीजिए, 2 बार 3 बार करके जो है सीड्स बाथ कीजिए। अब क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा दर्द है आपको, तो दर्द है तो फिर दर्द की दवाइयाँ दी जाएगी। अब दर्द की दवाइयाँ कौन सी, एनसिड्स दी जाएंगी। आइबुप्रोफेन टाइप का ले सकते हैं गैस की दवा के साथ, या जो है डाइक्लोफिनेक, साइक्लोफिनेक ले सकते हैं, लेकिन नार्कोटिक पेन किलर्स आप नहीं लेंगे, जैसे कि ट्रेमाडोल हो गया, कोडीन है, मॉर्फिन है, ये सब आप नहीं ले सकते हैं पेन किलर्स, क्योंकि ये सब ऑलरेडी खुद कॉन्स्टिपेशन कराती हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। पेन किलर्स की बात गई। अब हम आते हैं कि फिर भी बहुत ज़्यादा दर्द है तो हमारे पास एक है एनेस्थेटिक जेल होता है, जो जेल लगाने से ये एरिया जो है नम्ब हो जाता है। ये जो एरिया है रेड वाला, ये नम्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जेल आता है लिडोकेन, जिसकी लिग्नोकेन होता है, जाइलोकेन नाम से भी आता है, लॉक्स 2% करके आता है। तो वो जेल को जो है लगा सकते हैं उस जगह में, लैट्रिन से पहले और लैट्रिन के बाद भी ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा, तो ये जो मसल स्पाजम जो हुआ है, इस स्पाजम को रिलैक्स करने के लिए जो है कुछ दवाइयां हैं जो ब्लड वेसल्स को, यहाँ के ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती हैं और इसका हीलिंग अच्छा होता है, और इसका जो स्पाजम है इसको भी रिलीव कर देती हैं। और ये दवाइयाँ कौन सी हैं, तो ये दवाइयाँ हम लोग जो है हार्ट के पेशेंट्स को और BP के पेशेंट्स को टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन या GTN करके जो दवा आती है, तो ये जो है ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, तो उसको जो है हम
जेल के फॉर्म में जो है हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लड सप्लाई यहाँ का बढ़ जाएगा, तो इस फिशर की हीलिंग जल्दी होगा और साथ में स्पाज्म रिलीव हो जाएगा, तो आपको आराम मिलेगा और नेक्स्ट जो आप पट्टी करेंगे तो ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो एक तो ये दे सकते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं? इसके अलावा एक और दवाई है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बोलते हैं हम, जैसे कि निफिडिपिन हो गया या डिल्टियाजेम हो गया। ये सब भी क्या करता है कि हाइपरटेंशन में इन सब दवाइयों का यूज करते हैं। ये हाइपरटेंशन में क्या करता है कि ब्लड सप्लाई जो है बढ़ा देता है, ब्लड का जो कैलिबर है इसको ओपन कर देता है, तो यहाँ भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, प्लस जो स्पाज्म हुआ है मसल्स का उसको भी रिलैक्स करता है। तो इससे भी फायदा आपको हो जाएगा कि स्पाज्म भी रिलैक्स हो गया और यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई भी बढ़ गया, तो हीलिंग भी हो जाएगा और इसको हम चाह रहे हैं कि रिलैक्स रहे क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्टेड हो चुका है। और इसमें क्या क्या आता है? तो इसमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आपके आते हैं निफिडिपिन आता है और डिल्टियाजेम। निफिडिपिन जो है किस नाम से आता है? तो एनोब्लिस करके होता है, तो एनोब्लिस करके जो क्रीम है या जेल है वो लगा सकते हैं उस जगह पे। और एक जो है अगर हम बात करें डिल्टियाजिम का, तो डिल्टीजेसिक नाम से आता है। एक क्रीम आती है जैसे कि शुक्रल एनो करके है, तो एक शुक्रल फेट है, वो क्या करता है कि जो एरिया जो टियर हुआ है उसको कवरिंग कर देता है। तो कवरिंग कर देने से है कि वो अगर टच में भी आएगा तो फिर वो अलग एक प्रोटेक्टेड हो गया। उसमें फिर मेट्रोनिडाजोल होता है, मेट्रोनिडाजोल जो है इन्फेक्शन नहीं होने देगा। और साथ में देखिएगा कि आप जो है इसमें लिडोकेन भी होता है, तो वो जो है एनेस्थेटिक की तरह काम करता है, तो मतलब वहाँ पे दर्द को नम करेगा, पेन को नम कर देगा। एक क्रीम जो होता है स्मुट करके होता है, SMUTH या डोबिसिल H, दोनों का कंपोजिशन सेम है। इसमें देखते हैं हम कि इसमें स्टेरॉयड रहता है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह काम करता है और साथ में जो है कैल्शियम डोबिसिलेट भी रहता है, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह सूजन स्वेलिंग इसको कम करता है। और साथ में देखिएगा कि जिंक रहता है, जिंक जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है और एंटी जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी है, मतलब वहाँ पे जो कोई भी अगर ब्लीडिंग हो रहा है या कोई चीज़ जो है डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको ये सील करता है। तो बहुत बार जो है बोटुलिनम का टॉक्सिन्स जो है, बोटुलिनम टॉक्सिन, वो भी इंजेक्ट किया जाता है। वो क्या करता है कि जो स्पाज्म हो गया है जो इंटरनल स्फिंक्टर का मसल्स में, जो उसको जो है रिलीव करता है। हालांकि हमारे देश में ये बहुत कम यूज होता है, कम प्रचलन में है। अदर कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, ये सब में जो है ज़्यादा यूज होता है। बहुत बार क्या होता है कि ये सब जो ट्रीटमेंट है, पहले की जो लाइफ स्टाइल है उसको हमने मॉडिफाई किया, फिर जो है सीड्स बाथ, साथ में जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, डैट इज़ की ये जो जेल्स है ये लगाया, पेन किलर का टैबलेट्स भी खाया और ये सब करके देखा, बट स्टिल जो है आपको राहत नहीं मिल रही है। तो फिर क्या होता है कि इसको ये कन्वर्ट हो जाता है एक तरह से, 8 सप्ताह के अंदर आपको राहत नहीं मिली तो यूजुअली हम मानते हैं कि ये जो है क्रोनिक फिशर हो गया है, क्रोनिक एनल फिशर। और क्रोनिक एनल फिशर के लिए फिर आपको हो सकता है कि सर्जरी की ज़रूरत पड़े और ज़्यादा चांसेस है कि सर्जरी करनी ही पड़ती है। और जो सर्जरी होती है उसका नाम है लैटरल इंटरनल स्फिंक्ट्रोटोमी। ये करने के बाद जो है ज़्यादातर लोग जो है इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।